हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम फिर से बात करेंगे सीटेट 2018 के पेपर 1 की पार्ट 2 की। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाकर के पार्ट 1 देख सकते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो पेपर्स हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स, वो सीटेट की वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। आप उसे वहाँ भी जाकर के पढ़ सकते हैं। लेकिन जब आप वहाँ जाके इसके पढ़ेंगे तो आप पहले पेपर डाउनलोड करेंगे, फिर उसके आंसर की डाउनलोड करेंगे, उसको मैच करेंगे, तो आपको बहुत टाइम लगेगा। तो इससे अच्छा है कि हम सैटरडे और संडे 2 दिन हम प्रीवियस ईयर पेपर के लिए रखेंगे। तो आप सिर्फ आधा घंटे में ही आप क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स को कवर कर लेंगे। तो सीडीपी के हम प्रीवियस ईयर पेपर्स सैटरडे और संडे को अपलोड करेंगे, तो आप वहाँ आकर के देख सकते हैं। तो आप अपनी तैयारी जारी रखिए, उसके बाद सैटरडे और संडे को आकर के चैनल पर प्रीवियस ईयर पेपर देख लीजिए। सैटरडे को हम पेपर 1 डिस्कस करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का, और संडे को हम पेपर 2 डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट हम बना चुके हैं 2018 का पेपर 1 का। इसके सेकंड पार्ट की बात करते हैं, जिसमें हम 16 से 30 तक के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन। हाँ, इसमें पूरी डिटेल बताएंगे कि अगर कोई आंसर सही है तो क्यों सही है, और गलत है तो क्यों गलत है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर कुछ भी थोड़ा अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा 16 वाला क्वेश्चन है, गिफ्टेडनेस इन चाइल्ड कैन बी एट्रीब्यूट टू। बच्चों में प्रतिभाशीलता डैश के कारण हो सकती है। अब गिफ्टेडनेस का क्या क्या कारण होता है वो हमें इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है एन इंटरप्ले बिटवीन हेरेडिटी एंड इन्वायरमेंट। गिफ्टेडनेस जो है वो आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया है। उसके बाद ए रिसोर्स रिच इन्वायरमेंट, एक संसाधन समृद्ध वातावरण है। या सक्सेसफुल पेरेंट्स होते हैं, उन्हीं के बच्चे गिफ्टेडनेस होते हैं। या फिर एक डिसिप्लिन रूटीन, एक अनुशासित दिनचर्या के कारण गिफ्टेडनेस आती है। तो देखिए, जो गिफ्टेडनेस है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के बीच में एक संतुलन के कारण आती है। ये एक इन्वायरमेंट, अगर समृद्ध इन्वायरमेंट दे दे किसी बच्चे को तो क्या वो बच्चा गिफ्टेडनेस हो जाएगा? तो ये बात तो गलत हो गई कि एक समृद्ध, क्योंकि बहुत अमीरों के बच्चे भी अच्छे नहीं पढ़ते हैं, लेकिन गरीब के बच्चे भी अच्छे पढ़ते हैं। तो वो कारण रिच इन्वायरमेंट के कारण तो नहीं हो सकता है। सेकंड, सक्सेसफुल पेरेंट, बात वही हो गई कि अमीर बच्चे, अगर पेरेंट्स सक्सेसफुल है तो उनके बच्चे भी सक्सेसफुल होंगे, ऐसी बात भी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। एक डिसिप्लिन रूटीन, अगर बच्चे को कठोर अनुशासन में रखा जाए, उनकी दिनचर्या फॉलो कराए, तो क्या बच्चा गिफ्टेडनेस हो जाएगा? तो ये बात भी गलत हो जाएगी। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है, एन इंटरप्ले बिटवीन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया है। इनके बीच में अगर इंटरप्ले अच्छा हुआ तो बच्चा गिफ्टेडनेस हो जाएगा या हो सकता है। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्ड्रेन कमिंग फ्रॉम सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज बैकग्राउंड नीड अ क्लासरूम इन्वायरमेंट विच। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है। जो भी सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित बच्चे हैं, ठीक है, उनको कैसे कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है, उन्हें कैसा इन्वायरमेंट दे कि वो जल्दी सीखें। तो टीचर्स देम गुड बिहेवियर, जो ऐसे बैकग्राउंड के बच्चे आते हैं उनसे हम अच्छा व्यवहार, उन्हें सिर्फ व्यवहार सिखाया जाए, ठीक है। वैल्यूज़ एंड देयर यूज एंड देयर कल्चर एंड लिंग्विस्टिक नॉलेज, उन्हें उनके संस्कृति, भाषाई ज्ञान का महत्व तथा उनके उपयोग करना सिखाया जाए। या उनको डिस्करेज किया जाए, द यूज़ ऑफ देयर लैंग्वेज, उनकी भाषा को लेकर उनको हतोत्साहित करना ताकि वो मुख्यधारा की भाषा सीख सकें। तो हम उनकी लैंग्वेज को डिस्करेज करें,
और मेन स्ट्रीम की लैंग्वेज सिखाएं तो क्या वो बच्चा सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा। तो ये डिस्करेज नहीं करना है। और सीटेट में डिस्करेज कहीं भी आएगा तो वो एक तरह से नेगेटिव वर्ड है, कभी भी हम बच्चे को डिस्करेज नहीं करते हैं। कैटेगराइज चिल्ड्रन बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी, उन बच्चे को उनके आर्थिक सामाजिक रूप से जो वंचित बच्चे हैं उनको वर्गीकृत कर दें, उनको कैटेगरीज में डिवाइड कर दें कि ये थोड़े ऐसे बच्चे हैं या ये वीक बच्चे हैं, ये थोड़ा ठीक बच्चा है। तो हम कभी भी कैटेगराइज नहीं करते हैं। तो गुड बिहेवियर, हम उन्हें गुड बिहेवियर सिखाएंगे, ये ठीक है, लेकिन वो पढ़ने आ रहे हैं तो हम उन्हें कुछ अच्छा सिखाएंगे। गुड बिहेवियर ठीक है, लेकिन वैल्यूज़ एंड जो ये ऑप्शन है, वैल्यूज़ एंड देयर यूज़, देयर कल्चर एंड लिंग्विस्टिक नॉलेज, उनके भाषाई ज्ञान को महत्व दें। जो उनकी लैंग्वेज पहले से है उनको इम्पोर्टेंस दें और उन्हें यूज़ करना सिखाएं। ये बात क्या हो जाएगी? परफेक्ट हो जाएगी। डिस्करेज, ये नेगेटिव हो गया, ये हटा देंगे। कैटेगराइज करना नेगेटिव हो जाएगा, हटा देंगे। तो हमारा जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सेकंड। तो 17 का सेकंड आंसर सही है। 18, द intervention needed for the creative and talented children in the classroom rest on, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। तो सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए कौन सा आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है? यूज ऑफ कस्टमाइज्ड एंड स्टिमुलेटिंग इंस्ट्रक्शनल मेथड बाय द टीचर, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर, या गिविंग एक्स्ट्रा टाइम टू देम, उन्हें अतिरिक्त समय दिया जाए। बीइंग अफेक्शनेट टुवर्ड देम, उनके प्रति स्नेही नाते रखे जाएं। या गिविंग देम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचिंग अदर चिल्ड्रन। तो देखिए, अगर हम उन्हें अनुकूलित जो इन्वायरमेंट है अगर उनके अनुकूल करें और उन्हें प्रेरित करें, अगर वो सृजनात्मक है, क्रिएटिव है और टैलेंटेड है, तो मतलब वो चीज़ों को जल्दी समझ लेता है। अगर हम उन्हीं में क्या कर दें, उनको प्रेरित करें तो ये अच्छी बात है। लेकिन अगर वो अच्छे हैं इसके कारण हम उन्हें एक्स्ट्रा टाइम दें तो ये बात क्या हो गई? गलत हो गई। फिर उनके प्रति क्या हो जाए? स्नेही हो जाए या अफेक्शनेट हो जाए, तो ये बात भी गलत हो गई, क्योंकि हम उन्हें सिखाने आते हैं ना कि उनके प्रति अफेक्शनेट होने जाते हैं। तो या गिविंग देम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचिंग अदर चिल्ड्रन, उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी दी जाए। जो टैलेंटेड या क्रिएटिव बच्चे आते हैं स्कूल में, वो भी कुछ सीखने आते हैं, तो हम उन्हें किसी बच्चे की जिम्मेदारी दे दें कि वो दूसरे बच्चे को पढ़ाएं, तो ये बात तो क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। तो इसका जो बेस्ट आंसर वो हो जाएगा यूज़ देम कस्टमाइज एंड स्टिमुलेटिंग इंस्ट्रक्शन मेथड बाय टीचर, उन्हें अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों का उपयोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेज इज नॉट सुटेबल टू हेल्प हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन, कौन सा हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन के लिए सुटेबल हेल्प नहीं है? ब्रेकिंग अप अ टास्क इनटू स्मॉल एंड मैनेजेबल सेगमेंट्स, जो हाइपर एक्टिव बच्चे हैं उनके लिए एक कार्य को छोटे छोटे और प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना, छोटे छोटे में तोड़ करके उनसे करवाने की कोशिश करना, तो ये बात तो सही हो गई। ऑफरिंग अल्टरनेटिव वेज ऑफ लर्निंग, उन्हें अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश करना, ये भी बात क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। हमसे नहीं पूछ रहा है। इंक्लूडिंग फिजिकल एक्टिविटी इन देयर डेली शेड्यूल, उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि शामिल करना, क्योंकि बच्चा हाइपर एक्टिव है तो उसके शारीरिक गतिविधि कराना ये फायदेमंद रहेगा। रिप्रिमांडिंग देम ऑफन फॉर बीइंग रेस्टलेस, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना, तो यहाँ जो फटकार लगाना आ रहा है रिप्रिमांडिंग, ये क्या हो गया? गलत हो गया। किसी भी बच्चा, भले वो बच्चा कितना भी शैतान हो, उन्हें फटकार लगाना, उन्हें सजा देना, ये क्या करते हैं?
नहीं करते। तो हमसे नॉट पूछा है मतलब जो गलत है वो पूछा है, तो हमारा जो जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फोर्थ। इसके बाद नेक्स्ट, पैटर्न ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग आइडेंटिफाई चिल्ड्रेन हु आर। अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो, डाइवर्जेंट थिंकिंग के लिए हम कैसे पहचानते हैं, तो अगर बच्चा के डिसेबल है, डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब होता है बच्चा अलग तरीके से सोचता है, और डाइवर्जेंट का मतलब होता है जब हमें बहुत अलग अलग तरीके से सोचेगा, बहुत सारे हमें ऑप्शंस मिलते हैं एक चीज़ को डिफरेंट वे से सोचना। तो क्या ये डिसेबल बच्चा कर सकता है? डिसेबल बच्चा क्या डाइवर्जेंट थिंकिंग के वाले सोच की कैटेगरी में आएगा? या डिसलेक्सिक वो होता है जिसे रीडिंग में डिफ़िकल्टी आती है, उसे हम बोलते हैं डिसलेक्सिक। फिर आता है क्रिएटिव वो होता है जो अलग अलग या कुछ नया सोचता रहता है। और प्रत्याशित भी इसका आंसर नहीं होगा। तो हम इसका आंसर सीधे क्या दिख रहा है, क्रिएटिव। डाइवर्जेंट थिंकिंग जो अलग सोच रखने वाला है वो क्रिएटिव होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिस्क्राइब द वे इन विच अ टीचर कैन मॉडल प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर अ चाइल्ड इन अ क्लासरूम। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं करता। प्रॉब्लम सॉल्विंग में कौन सा तरीका हेल्प नहीं करेगा? तो ऑप्शन है, डिस्कस योर थॉट प्रोसेस अबाउट सॉल्विंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है उसके बारे में डिस्कस करना, विचार प्रक्रिया पर चर्चा करना। तो ये बात तो सही हो गई, हमसे नॉट पूछा है तो ये बात सही है। बी ऑनेस्ट अबाउट मेकिंग मिस्टेक वाइल सॉल्विंग समथिंग। कुछ हल करते समय गलतियों के प्रति ईमानदार रहना, ये सही बात है। अगर हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें कुछ गलतियां भी होंगी, तो उनके प्रति ईमानदार रहना भी सही है। यूज वोकेबलरी लाइक थिंक, आइडिया, ट्रायल एंड डिफरेंट आंसर्स। प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो सोचना, विचार करना, परीक्षण करना और विभिन्न उत्तरों जैसी शब्दावली का प्रयोग हम करेंगे। तो ये भी बात क्या हो गई, सही हो गई। आस्क क्वेश्चन विथ कन्वर्जेंट आंसर, अभिसारी उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। तो हम प्रॉब्लम सॉल्व करें तो इसमें कन्वर्जेंट क्वेश्चन आंसर वाले क्वेश्चंस पूछना क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो हमसे नॉट पूछा है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमोशन। इनमें से कौन सा एक संवेग है? इनमें से कौन सा एक संवेग है, इमोशन है? क्या मेमोरी एक संवेग है? नहीं। क्या फियर एक संवेग है, इमोशन है? तो हाँ, डर एक संवेग है। अटेंशन संवेग नहीं होता है, स्टिमुलस संवेग नहीं होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डर। ये एक इमोशन होता है। वैसे जब हम CDP थ्योरी पढ़ेंगे तो हमारे पास पूरी एक लिस्ट है कि कौन से इमोशन कब आती है, कौन सी सिचुएशन में कौन सी इमोशन आते हैं। तो हम वहाँ पे इसको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल फियर एक संवेग होता है, इमोशन होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 23, ए 3-year-old child explain that milk is produced by a machine at the milk booth। एक 3 साल का जो बच्चा है बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। तो हमें बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो चाइल्ड की अंडरस्टैंडिंग को बेस्ट एक्सप्लेन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? तो द चाइल्ड हैज़ अ वेरी लिमिटेड एक्सपोजर ऑफ द वर्ल्ड। बच्चे का दुनिया में बहुत सीमित ज्ञान है। या
The child's answer is based on his her experience of buying milk from the milk booth. बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है, या the child has never seen cow, बच्चे ने गाय कभी देखा ही नहीं है, या the child's family does not offer the stimulating environment to the child, बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता। तो बच्चे में लिमिटेड ज्ञान है, ये बात तो गलत हो गई। बच्चे ने कभी गाय देखा ही नहीं, अगर गाय देखा भी है तो इससे इसका कोई लेना देना नहीं है, और बच्चे के फैमिली उसे ऐसा वातावरण नहीं देती है, तो ये बात भी क्या हो गई, गलत हो गई। मतलब हर बच्चे को क्या हमें गौशाला में पालना चाहिए, गाय दिखाना ही चाहिए, ये बात गलत हो गई। लेकिन जो 3 साल का बच्चा मिल्क बूथ से मिल्क होने की बात कहता है, तो ये उसके पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर कह रहा है कि वो जब मिल्क लेने अपने पेरेंट्स के साथ जाता है तो वहाँ पे उसे दूध मिल्क बूथ से मिलता है, इसलिए वो अपने एक्सपीरियंस से बता रहा है कि जो दूध है वो मिल्क बूथ से आता है। तो इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब अ टीचर्स रोल, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। टीचर्स फर्स्ट हो गया, टीचर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इन द क्लासरूम इज टू मेंटेन डिसिप्लिन, कक्षा में शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि वो अनुशासन बनाए रखे, तो ये क्या हो गया, गलत। सिर्फ अनुशासन बनाना ही टीचर का काम नहीं होता है। ए टीचर शुड अडहेयर टू द प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक, क्या एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए कि सिर्फ वो टेक्स्ट बुक से ही पढ़ाएं, तो ये बात भी क्या हो गई, गलत हो गई। कंप्लीटिंग द सिलेबस ऑन टाइम एंड लिविंग इनफ टाइम फॉर रिविजन इज इम्पॉर्टेंट, पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय दें, ये बात क्या हो गई कि हमें सिर्फ सिलेबस से ही मतलब है, बाकी रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, तो ये बात भी क्या हो गई, गलत हो गई। नेक्स्ट है, क्रिएटिंग अ रिलैक्स्ड स्पेस वेयर अ चाइल्ड लर्न थ्रू डायलॉग्स एंड इंक्वायरी, आराम के लिए जगह बनाना और जहाँ बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखें। मतलब अगर कुछ बच्चे को डाउट है तो वो टीचर से खुल के बात करके एकदम रिलैक्स स्पेस बनाए टीचर, ताकि बच्चा को कोई भी डाउट है तो वो पूछताछ से अपनी इंक्वायरी कर सके, कोई भी अपनी डाउट्स को क्लियर कर सके। तो टीचर का जो बेस्ट रोल हो जाएगा वो ऐसा वातावरण बनाने के हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लासरूम इनकरेज रिच लर्निंग, इनमें से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करता है। तो पहला ऑप्शन है, ए classroom with a variety of material displayed in a classroom beyond the reach of the children so that materials last longer, कक्षा में बहुत सारे प्रकार की प्रदर्शित सामग्री तो हो लेकिन वो बच्चे से परे हो, ताकि बच्चे वो जो सामग्री है लंबे समय तक चले। तो अगर क्लास में इतनी सारी सामग्री रखी है और बच्चे को उसे छूने ही नहीं दिया जाए ताकि वो ज़्यादा देर दिनों तक चले, तो ये तो कोई मतलब नहीं है उन सामग्रियों का, तो ये बात क्या हो गई, गलत। नेक्स्ट है, ए क्लासरूम विथ ओपन एक्टिविटी कॉर्नर एंड अ वेराइटी ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर इन ओपन शेल्फ एक्सेसिबल एनी टाइम ऑफ एनी डे, वहाँ पे बहुत सारे सामान वैरायटी के रखे हों और बच्चे उनका उपयोग भी कर सकें, तो ये, और कभी भी मतलब इन्हें पूरी छूट है कि वो जो सामान रखा है उनका यूज़ कर सके, उनसे सीख सके, तो ये बात तो सही है। फिर भी आगे पढ़ लेते हैं, एक क्लासरूम विथ नीटली ऑर्गेनाइज्ड मटेरियल इन अ कबर्ड्स बॉट आउट वंस अ वीक फॉर अ फ्री प्ले, अलमारी में एक अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा जहां सामग्री को सप्ताह में एक बार मुक्त खेल के लिए बाहर निकाला जाए। तो जो सेकंड ऑप्शन था उसमें एनी टाइम, कभी भी वो सामग्री निकाली जा सकती थी, फ्री टू प्ले था, लेकिन जो इसमें है सिर्फ सप्ताह में एक बार, तो ये सप्ताह में सारे दिन
है और इसमें सप्ताह में सिर्फ एक बार, तो बच्चा इसमें ज़्यादा सीखेगा कि इसमें ज़्यादा सीखेगा? तो अभी तक तो ये बेस्ट है, फिर भी आगे देख लेते हैं। एक क्लासरूम विद स्ट्रक्चर्ड एंड प्लान्ड लर्निंग ड्राइव्ड बाय टेक्स्ट बुक कंटेंट, पाठ्यपुस्तक सामग्री द्वारा संचालित, संरक्षित एवं योजनाबद्ध अधिगम वाली क्लास। पाठ्यपुस्तक से समझाएंगे, इसमें क्या होगा, सिर्फ टेक्स्ट बुक रहेंगे और इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ के लिए, ओपन एक्टिविटीज़ के लिए कॉर्नर बनाया जाएगा। तो ये वाला भी गलत हो गया, ये वाला भी, क्योंकि ये सप्ताह में एक बार ओपन होगा और इसमें चीज़ों को तो बच्चे को छूने ही नहीं दी जा रही है। तो बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड वाला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। आगे 26 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ टेक्स्ट बुक इन अ क्लासरूम। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्यपुस्तक की भूमिका सबसे अच्छा वर्णन करता है? फर्स्ट ऑप्शन है, दे आर वन ऑफ द रिसोर्स एंड रेफरेंस मटेरियल्स अवेलेबल इन द क्लास। वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। ठीक है। दे मेंटेन होमोजेनिटी इन लर्निंग अक्रॉस स्टेट और नेशन। वे एक राज्य और राष्ट्र में अधिगम में एकरूपता बनाए रखते हैं। या दे प्रोवाइड गाइडेंस टू टीचर एंड पेरेंट्स अबाउट द कोर्स ऑफ स्टडी। वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। या फोर्थ हो जाएगा, दे फॉर्म द मोस्ट इसेंशियल लर्निंग रिसोर्स इन द रिसोर्स स्ट्रैप्ड कॉन्टेक्स्ट। वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं। तो जो बेस्ट ऑप्शन है कि वो स्टेट और नेशन वाइज क्या होमोजेनिटी, एक ही रूपता बनाए रखें, ये भी बात क्या हो जाएगी, गलत। क्योंकि हर स्टेट की या हर जगह की टेक्स्ट बुक में थोड़ा उनके कल्चरल वाइज डिफरेंस आते हैं। तो ये जो बात है स्टेट और नेशन का सेम होना, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये टीचर और पेरेंट्स को गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, ये भी बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ये मोस्ट इसेंशियल होते हैं, सबसे ज़रूरी संसाधन होते हैं, तो ये भी बात गलत। जो बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है वो क्या है, दे आर द वन ऑफ द रिसोर्स। ये एक तरह से क्या है, संसाधन है और सामग्री में से एक है। ये एक ही नहीं है, मतलब सिर्फ पढ़ाने का टेक्स्ट बुक ही एक तरीका नहीं होता है, और भी मटेरियल, तो ये उनमें से एक है। तो बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1, फर्स्ट वाला आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2005 derives its understanding from। इसके राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 में अपनी समझ डैश से प्रेरित है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी NCF 2005 कौन सी इससे प्रेरित है। तो सबसे पहले आप कमेंट में बताएंगे कि NCF 2005 से पहले कितने बार और कौन कौन से ईयर में आया है। चलिए इसके आंसर की बात करते हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, इससे आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी और ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो फर्स्ट ह्यूमनिज्म, मानवता। क्या जो NCF है वो मानवता से इंस्पायर्ड है, या बिहेवियरलिज्म से, या कंस्ट्रक्टिविज्म से, या कॉग्निटिव थ्योरी से। तो जो NCF है वो क्या से, उसकी जो डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग है वो कहाँ से ली गई है, कंस्ट्रक्टिविज्म में, कि बच्चा खुद सीखे, लर्निंग बाय डूइंग हो, प्रोग्रेसिव एजुकेशन हो। इसमें बच्चा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन पर ज़्यादा फोकस करेगा, मतलब खुद कंस्ट्रक्ट करेगा। तो जो NCF है वो कंस्ट्रक्टिविज्म बेस्ड है। आगे क्वेश्चन 28, द चिल्ड्रन इन अ क्लासरूम कैन बी कंसिडर्ड टू बी मोटिवेटेड इफ। कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि दे कम टू स्कूल नीटली ड्रेस्ड इन यूनिफॉर्म। वे अच्छी तरह की वर्दी पहने स्कूल में आए तो क्या वो मोटिवेटेड दिखेंगे। या दे मेंटेन डिसिप्लिन इन क्लासरूम, ये कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं। या ऑल द रेगुलर इन अटेंडेंस, वे सभी उपस्थिति में नियमित हैं।
या फिर दे आस्क क्वेश्चन सीकिंग क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द चिल्ड्रन, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। तो जो अगर मोटिवेटेड रहेंगे, वो सीखने के लिए ज़्यादा एक्साइटेड रहेंगे, तो यूनिफॉर्म पहन करके आएँ या डिसिप्लिन में रहें या रेगुलर आएँ, इससे कोई नहीं फ़र्क पड़ता। वो सीखने के लिए अगर मोटिवेटेड हैं तो क्वेश्चन पूछेंगे और अपने सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। तो इसका जो बेस्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा 4th। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विथ 29, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल टू इम्प्रूव चिल्ड्रंस लर्निंग, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे उपयुक्त है, इम्प्रूवमेंट के लिए कौन सा बेस्ट है। तो फर्स्ट है रेगुलर असेसमेंट टेस्ट शुड बी कंडक्ट, नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए, या फिर टीचर शुड एक्सप्लेन द कंटेंट यूजिंग डिफरेंट एग्जाम्पल एंड इलस्ट्रेशन, शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रणों का उपयोग करके विषय का व्याख्यान करना चाहिए, या फिर ऑल टाइप्स ऑफ लर्निंग मटेरियल शुड बी देयर इन अ क्लास, कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षा सामग्री होनी चाहिए, या फिर टीचर शुड फैसिलिटेट चिल्ड्रन टू इंटरेक्ट विथ ईच अदर ऑन अ रियल लाइफ सिचुएशन, शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थिति पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। तो जो बेस्ट हो जाएगा नियमित मूल्यांकन, ठीक है, हमें डिफरेंट एग्जाम्पल्स के साथ समझाना ये भी ठीक है, सारे मटेरियल क्लास में होने चाहिए, सिर्फ रख देना ही काफ़ी नहीं होता। लेकिन जो बेस्ट होगा वो क्या हो जाएगा, टीचर शुड फैसिलिटेट चिल्ड्रंस टू इंटरेक्ट विथ ईच अदर ऑन अ रियल लाइफ सिचुएशन, वास्तविक जीवन की स्थिति के हिसाब से बच्चों को आपस में इंटरेक्ट करना चाहिए, तो वो ज़्यादा अच्छे से सीख पाएंगे। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है द 30, द डिसिप्लिन विच हैज़ एन सिग्निफिकेंट रोल इन लर्निंग इन्वायरमेंट इज ऑफ द काइंड विच हेल्प्स, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह से मदद करता है, अनुशासन किस तरह से मदद करता है लर्निंग में, चिल्ड्रन टू रेगुलेट एंड मॉनिटर देयर ओन लर्निंग, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए, या टू क्रिएट साइलेंट चुप्पी साधे रहने के लिए, टू टीचर्स टू गिव इंस्ट्रक्शन शिक्षकों को निर्देश देने में, या फिर चिल्ड्रन रोट मेमोराइज देयर लेसन बच्चों को उनका पाठ ही रटकर याद करने में। तो डिसिप्लिन से क्या होगा, डिसिप्लिन से क्लास में शांति रहेगी या वो चुप्पी साधे रहेंगे, ये बात क्या हो जाती है गलत। टीचर्स को इससे निर्देश देने के लिए ये भी बात क्या हो जाएगी गलत। रोट मेमोराइजेशन हम कभी बच्चे से नहीं करवाते, तो ये भी क्या हो गया गलत। तो जो बेस्ट हो जाएगा द चिल्ड्रन टू रेगुलेट एंड मॉनिटर देयर ओन लर्निंग, ये क्या हो जाएगा बेस्ट। ठीक है, तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा, वीडियो को थोड़ा भी पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। इसके साथ ही कल हम इसके पेपर 2 के CDP की क्वेश्चंस लाएंगे, वो भी 2 पार्ट में होगा, तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।